नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राजपुरोहित और आप देख रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का खास एपिसोड, जिसमें हम आज कवर करेंगे कि हमारे साथ एक आरएलपी पार्टी के युवा नेता के तौर पर राम निवास जी हैं। तो सबसे पहले तो राम निवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बर्थ ऑफ टैलेंट के। स्वागत, धन्यवाद आपका भी। तो हम लोग मुद्दे पे आने से पहले कुछ निजी बातों पे चर्चा करेंगे और वो निजी बातें ये रहेगी कि हमारे यूजर्स को आप ये बताइए कि आप व्यक्तिगत रूप से आपकी पृष्ठभूमि क्या है और आप जो आरएलपी पार्टी से जुड़े हो तो उसके पीछे की क्या स्टोरी रही है। वैसे मैं खिंवसर से हूँ। खिंवसर में मेरा गांव है पांचला सीधा और मैं एक मध्यम किसान परिवार से हूँ। और आरएलपी के साथ पार्टी गठन से पहले हम भाई साहब के साथ ही जुड़े हैं और बहुत पहले से, जब से भाई साहब 2008 में विधानसभा के चुनाव बीजेपी के सिंबल पे लड़े थे, उस समय से हम उनके साथ जुड़े हैं। उसके बाद लगातार पार्टी गठन के बाद से लेकर आज तक उन्हीं के साथ लगे हैं। अच्छा, तो आप एक युवा नेता के तौर पर आपने अभी तक कितने चुनाव लड़े हैं और आपका चुनावी जो रणनीति है वो क्या रही है आपके व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो? मैंने चुनाव तो 12th करने के बाद ग्रेजुएशन जोधपुर यूनिवर्सिटी से किया, जहाँ मैंने आर्ट्स फैकल्टी से चुनाव लड़ा था। वहाँ मेरे को मात्र 4 ही वोटों से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मैंने जोधपुर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन होने के बाद मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ भी मैं लगातार छात्र हितों के लिए प्रयास कर रहा हूँ और मौका मिला, छात्र साथियों ने मेरे को अगर मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आरएलपी पार्टी मतलब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो मैन है वो है हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान में, और उस पार्टी के एक युवा नेता है हमारे साथ, जो हमें बहुत सारे टॉपिक, जो हमारे बहुत सारे सवाल हैं आज उनके जवाब देंगे कि आने वाले राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव है उनकी पार्टी की ओर से क्या रणनीति है और पार्टी की ओर से क्या मजबूत ऐसे पक्ष है जिसके ऊपर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम सवालों की शुरुआत करते हैं भाई साहब के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हनुमान बेनीवाल भाई साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री का पदभार दिया जाता है तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर 100% आप ये श्योर है कि वो मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे? साल 2016 से किसान हुंकार महारैलियों के समय से ही उन्होंने राजस्थान में फ्री बिजली, टोल मुक्त प्रदेश, मजबूत लोकायुक्त, किसानों की आय को दोगुना करना और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उस समय की सरकारों के सामने भी उन्होंने संघर्ष किया था, लड़ाइयाँ लड़ी थी और वही मुद्दे लेके उन्होंने पार्टी का गठन किया। और अगर भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या तो मजबूती के साथ इन मुद्दों पर कार्य करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्थान में ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर कार्य होगा उनका। तो आपने अभी बोला कि फ्री बिजली और ये जो महिला सुरक्षा है ये सारे मुद्दे लेंगे, तो फ्री बिजली कहीं ना कहीं आप पंजाब और जो दिल्ली के चुनाव हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं, तो आपको लगता है कि बेनीवाल जी भी यही मुद्दे आगे लेके आएंगे, बिजली, फ्री बिजली का, और लोगों को लालच दे के आपका ये मुद्दा है टोटल? इसमें लोगों को लालच की बात नहीं है। फ्री बिजली का मामला किसानों को फ्री बिजली का है। बाकी शहरी क्षेत्र में फ्री बिजली, उनकी बिजली दरें कम हो सकती है, आदि अनुदान मिल सकता है, लेकिन किसानों की संपूर्ण बिजली फ्री पे हमारी बात चल रही है। मतलब बात कर रहे हैं हम किसानों के सामने फ्री बिजली, किसानों के फ्री बिजली मुद्दे पे ही हम चुनाव लड़ेंगे और किसानों के बीच उनके पूरी 100% फ्री बिजली को लेकर जाएंगे। जैसे हम फ्री बिजली पर बात कर रहे थे तो एक ये भी तो हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लांट लगाएं और सोलर प्लांट लगाकर जैसे हर गांवों के किसानों को सोलर प्लांट या सोलर प्लेटें देके हम उस बिजली की दर को कम कर सकते हैं, या फिर बिजली का जो उत्पादन है उसमें राजस्थान को उसमें आगे ला सकते हैं और ऑटोमेटिक वो तो फिर बिजली की दरें कम हो जाएगी। सौर ऊर्जा में तो वैसे भी राजस्थान में बहुत वो है कि हम राजस्थान में सौर ऊर्जा में राजस्थान 1 नंबर पे आ सकता है, लेकिन उन चीज़ों के लिए टाइम लगता है। धीरे धीरे वो चीज़ें होगी। जो वर्तमान में बिजली चल रही है उसको तो एक बार फ्री करना ही पड़ेगा ना। सोलर सिस्टम शुरू किया जा सकता है लेकिन उसमें टाइम लगेगा, हाथों हाथ तुरंत वो चीज़ें हो नहीं सकती। आमतौर पर अगर देखा जाता है तो हनुमान बेनीवाल युवाओं के और किसानों के मुद्दे पर ज़्यादा जोर देते आए हैं। अगर जैसे बात करें कि अगर आपकी सरकार आती है तो युवाओं की जो मेन समस्या है रोजगार, और जो किसानों की जो मेन समस्या है कि आय को दुगुना करना, तो उस पर आप किस तरह से काम करेंगे? प्रदेश में खाली पड़े जो भर्तियों के पद है उन पदों को तो पहले भरा जाए। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उनकी MSP दरें निर्धारित की जाए, और MSP दरें अगर निर्धारित हो जाए तो किसान को उसकी जो MSP दर से कम रेट पे कोई उसका धान अनाज खरीद नहीं सकता, तो उसको ऑटोमेटिकली वो आय बढ़ जाएगी। और युवाओं की बात आए तो युवाओं को जो प्रदेश में खाली पद पड़े हैं उनको अगर भर दिया जाए तो काफ़ी युवा है जो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। अगर गठबंधन की बात आती है तो हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो किस पार्टी, बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? लोकसभा चुनाव के समय आरएलपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था,
बीजेपी ने प्रदेश में 24 सीटों पर चुनाव लड़ा, आरएलपी के लिए नागौर की एक सीट छोड़ी। और किसान आंदोलन के समय आरएलपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और किसानों के साथ मजबूती से स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ी। और उसके बाद लगातार प्रदेश में किसानों जवानों के लिए आरएलपी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। जो पार्षद वगैरह ये चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, उनमें आरएलपी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था। और आगे गठबंधन की बात है तो वो पार्टी सुप्रीमो पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ गठबंधन करे, किन के साथ क्या करे। लेकिन हम कार्यकर्ताओं का यही मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी के छोड़ के प्रदेश में तीसरा और चौथा विकल्प भी है। तो भाई साहब का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के और भी विकल्प हैं हमारे पास। तो हम आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आरएलपी पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति है और वो किस रणनीति के ऊपर अपना चुनावी दाव खेलेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में आरएलपी अपने गठन के समय से ही जो मुद्दे थे, मजबूत लोकायुक्त है, फ्री बिजली है, किसानों की आय एमएसपी आय दोगुना करना है, युवाओं को रोजगार है, महिला सुरक्षा है, टोल मुक्त प्रदेश है, इन मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच जाएगी और जनता को विश्वास दिलाएगी कि हम इन मुद्दों पर खरा उतरेंगे, काम करेंगे। इसी के साथ आरएलपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इस बार आपकी पार्टी राजस्थान में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साल 2023 का चुनाव आरएलपी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें आरएलपी कई सीटों में जीतने के साथ साथ अनेकों सीटों पर गणित बिगाड़ेगी। जिसमें कई जगह कांग्रेस थर्ड स्थान पे जाएगी, कई जगह कांग्रेस भाजपा चौथे और तीसरे पे जाएगी, जहां निर्दलीय भी आ सकते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी सेकंड पे आ सकते हैं और आरएलपी जीते और सेकंड पे रहे। ऐसे अनेकों जो गणित है वो डिगमगाएंगे। आए दिन राजस्थान में रेप और हत्याएं की जो केस हो रही है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहे हैं। अगर हम एक डेटा की बात करें तो सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा केस राजस्थान के अंदर रेप और हत्या के रजिस्टर हो रहे हैं। तो अगर आपकी सरकार आती है तो आप उस महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर आपकी सरकार क्या स्टैंड कर सकती है। हमारी सरकार आने के बाद महिलाओं की जो सुरक्षा है, रेप है, हत्याएँ हैं जैसे मुद्दों पर कड़े कानून बने और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनको फांसी की सज़ा मिले, ऐसे नियम कानून बनाने की पैरवी करेंगे। और वर्तमान में जैसे अपन देख रहे हैं, मंत्री के बेटे हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, जो उन पे हत्या है, रेप के जो आरोप लग रहे हैं, उसके अंदर बीजेपी ने आज तक कभी कांग्रेस से कोई सवाल नहीं किया है। और ये बीजेपी की चुप्पी, जो इन मामलों पे बीजेपी की चुप्पी है, वो कांग्रेस और बीजेपी की आपसी दोस्ती कहीं ना कहीं दोस्ती की ओर इशारा कर रही है। और इस मामलों में वर्तमान में आरएलपी ही प्रदेश में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है। राजस्थान में आए दिन पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये सरकार के बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं। तो अगर आपकी सरकार आती है तो ये मुद्दे जो है, जो भी ये पेपर लीक के मामले हैं या फिर जो स्टूडेंट अभी बहुत ज़्यादा हताशा या परेशान हो रहे हैं, तो इस मुद्दों को आप किस प्रकार कवर करेगी और ऐसी क्या कमेटियाँ वगैरह बनाओगे कि जो पेपर आउट का मुद्दा एकदम रुक जाए। हम अगर बात करें कि बीजेपी सरकार में भी पेपर आउट के मामले होते रहे हैं, कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया है कि जिसका पेपर आउट नहीं हुआ हो, ये लगातार पेपर आउट के मामले हो रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से विधानसभा, अब की बार जो विधानसभा का चुनाव है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर आउट का। और अगर आपका ऐसा कौन सी पार्टी की ओर स्टैंड रहेगा जो एक सेटिस्फेक्शन युवाओं को मिलेगा कि हाँ, अगर आपकी सरकार आती है तो इसमें ये टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में कांग्रेस सरकार में तो हर एक भर्ती का पेपर आउट हुआ है, बीजेपी सरकार में भी पेपर आउट हुए थे और वर्तमान में गहलोत सरकार तो पूरी पेपर लीक मामले में सबसे आगे है, टॉप पे है। और गहलोत कहीं ना कहीं अपनी सरकार बचाने के चक्कर में अपने मंत्रियों, एमएलए या अधिकारियों को प्रदेश में लूट मचाने की खुली छूट दे रखी है। वो अपनी सरकार के बचाने के चक्कर में किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना रहे और युवा इस चीज़ में घिसते नज़र आ रहे हैं। हर भर्ती का पेपर आउट हो रहा है, जिसमें अपन देख सकते हैं कि युवा कड़ी मेहनत और लगन के साथ, बड़े खर्चे के साथ तैयारी करता है, उसके बाद वो पेपर देने जाता है और उसको जब पेपर देने के बाद पेपर लीक हो जाता है तो उस युवा पे क्या बीतती है, ये बात तो वो युवा ही जानता है या उसका परिवार जानता है। और आरएलपी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे लड़ाई लड़ रही है और आगे भी आरएलपी का यही रहेगा कि भाई जो पेपर लीक है इस मामले में कड़े से कड़े कानून बने और जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम के अंदर जैसे पेपर बन रहे हैं, पेपर बनने से लेके और एग्ज़ाम होने तक जो भी गतिविधि हो रही है उसके अंदर जो व्यक्ति उसमें काम कर रहा है उन व्यक्ति पे कड़ी से कड़ी निगरानी हो और जो मामला, जो पेपर संपूर्ण नहीं हो जाता एग्ज़ाम,
तब तक की उसकी पूरी गतिविधि एक सीसीटीवी फुटेज या उसकी ही निगरानी में होनी चाहिए। जयपाल पुनिया हत्याकांड पर अभी जब कुछ दिनों पहले हनुमान बेनीवाल साहब जब जयपुर में आए थे तो कांग्रेस सरकार के कई अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने उन्हें जयपुर में घुसने नहीं दिया और उन्हें रोक दिया गया। तो इस दमनकारी नीति जो कांग्रेस सरकार की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जयपाल पुनिया हत्याकांड में पीड़ित परिवार के लिए न्याय आरएलपी ने ही लड़ी और स्वयं भाई साहब भी वहाँ जाके मौके पर गए थे, धरना स्थल पर बैठे थे और वहाँ जब बात नहीं बनी, सरकार नहीं मानी, तो उन्होंने जयपुर के लिए कूच किया और जयपुर में घुसने से पहले ही उनको जयपुर से बाहर जो गहलोत सरकार के आला अधिकारी है, पुलिस प्रशासन ने, उन्होंने सरकार के इशारे पे उनको वहाँ रोक लिया। फिर भी भाई साहब नहीं झुके। हनुमान जी ने पीड़ित परिवार के लिए लड़ाई लड़ने की जो बात कही, उसको लेके वो जयपुर सीएम आवास घेराव करने के लिए आ रहे थे और उनको पुलिस प्रशासन ने जयपुर से बाहर ही रोक लिया और जयपुर से बाहर वो नहीं झुके और उसके बाद गहलोत सरकार झुकी और एसआईटी टीम का गठन हुआ। 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारियाँ भी हुई। मतलब कुल मिला के आप कहना ये है कि लड़ना है, किसी भी तरह झुकना नहीं है किसी सरकार के सामने और लड़के भी जो चीज़ हासिल करनी है वो करनी है। साल 2016 से किसान हुंकार रैलियों का आयोजन किया। 2018 में पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद से लेकर लगातार सड़क से लेकर सदन तक आरएलपी लड़ती नजर आई है। प्रदेश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, पीड़ित परिवारों के लिए हमेशा आरएलपी लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में अगर पार्टी आपको मौका देती है या फिर आपको टिकट देती है तो आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना तो अभी एक हमारा कोई विधानसभा के चुनाव का अभी कोई मानस है नहीं। हम हनुमान सेना के सैनिक हैं और भाई साहब के साथ लगातार लगे हैं। हनुमान जी के हाथ मजबूत करने में कार्य कर रहे हैं और कौन सा चुनाव लड़ना है, कब लड़ना है, ये निर्णय भाई साहब का, ये उनका जैसा आदेश होगा हम कार्य करेंगे। लेकिन आपको टिकट मिल जाता है तो आपकी जो दावेदारी है वो कौन से क्षेत्र से रहेगी? नहीं, दावेदारी के बारे में जो भाई साहब का आदेश ही होगा, जो पार्टी सुप्रीमो तय करेगा वही हम जो आला कमान तय करेगा वही आप उस हम बैठेंगे, उनके अनुसार ही चलेंगे। आप अपनी पार्टी की ओर से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को आरएलपी की ओर से ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर हमेशा से युवाओं के लिए, किसानों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, आम आदमी के लिए आरएलपी ने मजबूत लड़ाई लड़ी है। जब से आरएलपी का गठन हुआ है तब से पार्टी के सिंबल पे हम लड़ रहे हैं। उससे पहले भाई साहब अकेले एक निर्दलीय के तौर पे भी लड़े हैं और कम से कम 10 साल हो गए भाई साहब को आम पीड़ित परिवार, किसान, नौजवानों के लिए लड़ते हुए। सड़क से लेके पहले विधानसभा तक लड़ते थे, आज लोकसभा तक भी लड़ रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, किसानों की बात आई तो गठबंधन तोड़ के भी उन्होंने अलग से लड़ाई लड़ी स्वतंत्र तौर पर। और मैं खास तौर से युवाओं से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में इस परिवर्तन की क्रांति में क्रांतिवीर बनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। आप अभी तक सुन रहे थे एक युवा नेता रामनिवास बेनीवाल जी को और उनका तर्ज पे जो भी उनके मुद्दे हैं, जो भी उन्होंने पॉइंट बताए हैं, वो एक पार्टी को मजबूत करने के लिए बनाए हैं। रामनिवास जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। आप मजबूती से लड़िए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।